नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त दिल्ली की सबसे बड़ी खबर है। दिल्ली की चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार, जिनको लेकर अरविंद केजरीवाल बेहद परेशान है। परेशान हो भी क्यों नहीं। यही नरेश कुमार है जो जब से आए तब से इनकी शनि ग्रह खराब इन्होंने कर दिया। जितनी जांचें शुरू हुई, जितने सारे मसले सामने निकल कर आए, अरविंद केजरीवाल एक सबसे ईमानदार नेता के तौर पे देश में उभर रहे थे। लेकिन एक एक करके जो घोटाले सामने आने लगे, उसके बाद पता चला कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं है। यानी उन पे सवाल उठने लगे। उससे पहले तो बहुत सारी कहानियां थी, इसमें सीधे सीधे एलजी पे आरोप लगते, एलजी पे ही आरोप लगते थे और एलजी मसला को सुलझा दिया करते थे, या फिर उसको पॉलिटिकल एंगल दिया करता था। जैसे चीफ सेक्रेटरी दिल्ली बन के नरेश कुमार आए 2022 में, उसके बाद फिर कहानी शुरू हुई और कहानी इतनी बढ़ी कि अरविंद केजरीवाल के सबसे खास, सबसे करीबी, सबसे विश्वसनीय मनीष सिसोदिया जेल चले गए। उनके साथ कई सारी टीमें जो है, उनके टीम में जो वही लोग थे वो सारे जेल गए। तो नरेश कुमार से इतनी परेशानी क्यों है? नरेश कुमार से इसलिए परेशानी है क्योंकि नरेश कुमार के आने से पहले दिल्ली में राम राज्य चल रहा था। क्योंकि इससे पहले जो चीफ सेक्रेटरी थे विजय देव साहब, अनिल बैजल साहब और मुख्यमंत्री, तीनों के बीच में बहुत बेहतरीन साठ गांठ और बहुत तरीके से लूट मार की घटनाएं चल रही थी दोस्तों, जिसके बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे तो बहुत लोगों को पेट में दर्द होना शुरू हो चुका हुआ। नरेश कुमार पे आरोप इसलिए लगाया गया क्योंकि इन्होंने सीधे सीधे इनके जो लगभग जितने बड़े नेता हैं सबको कटघरे में खड़ा कर दिया। कटघरे में खड़ा कैसे कर दिया मित्रों, वो मीडिया में नहीं आ रहा है। क्या आप जानते हैं कि मीडिया में खबरें नहीं दिखाई जा रही है क्योंकि मीडिया फिलहाल अरविंद केजरीवाल के पैसे पे मीडिया बहुत बेहतर स्थिति नहीं है। बहुत बेहतर स्थिति नहीं है। किसी भी चैनल, क्योंकि सीनियर चैनल को, हर चैनल को लाखों रुपए हर महीने जाता है, इसलिए किसी चैनल की, किसी रिपोर्टर की औकात नहीं है कि वहां तक पहुंच सके। तो इसलिए मैं बता देता हूं। सबसे पहले उन्होंने शराब घोटाले किए। शराब घोटाले में ये चिल्लाते रहे कि घोटाला हुआ कहां, हुआ कहां, हुआ कहां। दोस्तों, सिर्फ 9 और 10 हजार करोड़ की आमदनी के नाम पे तकरीबन 6 से 7 हजार करोड़ की जो डायरेक्ट कमाई है वो तो है ही। इसके अलावा तकरीबन 4 से 5 हजार करोड़ की वैट की कमाई थी। आपको पता ही होगा। वो कमाई लगातार कई सालों के लिए खत्म कर दी। ये बड़ी साजिश थी इस केजरीवाल सरकार की। और उसके बाद क्या हो रहा था, शराब शराब बांटने और तमाम सारी चीजें। देखिए, मनीष क्योंकि मंत्री थे, उनके ऊपर आरोप लगे और उसके बाद तमाम सारी कहानियां निकल के आई और जांच हुई तो कई सारे फाइलें गायब हुई। लेकिन इसके पीछे जो सिर्फ मुख्य किरदार थे वो अरविंद केजरीवाल ही थे। तो कहानी वहां से शुरुआत होती है। उसके बाद दिल्ली जल बोर्ड की लीजिए। दिल्ली जल बोर्ड में सीवरेज बिछाने के नाम पे जो बहुत बड़ी कारनामे हुए, सड़कें बनाने के नाम पे बहुत सारे कारनामे, स्कूल की बिल्डिंग, दोस्त 8 करोड़ की बिल्डिंग जो है 22-22 करोड़ में बनाई गई, 30-30 करोड़ में बनाई गई। बड़े पैमाने पे बहुत कुछ हुआ है। मुख्यमंत्री के प्रोग्राम के लिए कभी आपने सुना है कि मुख्यमंत्री के एक प्रोग्राम में 10 करोड़ 9 करोड़ खर्च किए जाते हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में 2-3 करोड़ नहीं, 10 करोड़ रुपए एक प्रोग्राम में खर्च किए जा रहे थे। नरेश कुमार जैसे चीफ सेक्रेटरी बन के आए, सबसे पहले इन्होंने उस पर पाबंदी लगाई। दिल्ली की जनता के पैसे को जहां जहां
वोटिंग होनी शुरू होती है उससे पहले कहानी बदल जाती है और वहां के अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन जो है यहाँ के पैसे से देने की इनकी पूरी बड़ी लंबी चौड़ी परंपरा थी। नरेश कुमार ने आते ही सबसे पहले यही कहा कि भाई ये दिल्ली की जनता उनके खून पसीने का जो पैसा है, इस बजट को कहीं और मत बर्बाद कीजिए। यहाँ विकास में दिल्ली के एक हिस्से से बाहर निकल के देखिए, बहुत बदहाल स्थिति है दिल्ली में। सिर्फ 500-700 करोड़ आपने खर्च कर दिए उनके बिजली और पानी के नाम पे, उनके जीवन शैली के नाम पे। देखिए केजरीवाल साहब, गरीब जनता है, वहां जाके देखिए, वहां आपने क्या बदलाव किया है उसे देखिए। हाँ, स्कूलों में कुछ बदलाव आए थे। हॉस्पिटल में आपने देखा क्या? जाकर हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल की हालत देखिए। मंत्री जब भी दौरा करके आए, सबसे बदहाल है दिल्ली के हॉस्पिटल की हालत। जितना स्टाफ, जितने सिस्टम थे, सब उन्होंने उठा के डाल दिया मोहल्ला क्लिनिक पे। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे ये लाखों की लूट होनी शुरू हो गई। तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि भाई आपके पास जो बेसिक्स हैं उनको स्ट्रांग कीजिए। वहां परेशानी शुरू हो गई। कोरोना काल में क्या क्या हुआ आपको पता नहीं होगा। अब शीश महल पे आ जाएंगे। कल ही एक अधिकारी हमें बता रहे थे, जब उससे चर्चा हो रही थी, कि वहां ऑफिसर्स के फ्लैट्स बने हुए थे, उनको तोड़ा गया और शीश महल इतने 50 करोड़ के आसपास खर्च कर दिए गए। उसकी जांच हुई और जांच होने के बाद पता चला कि भाई उसमें तो केजरीवाल और उनकी पत्नी भी घेरे में हैं। अंतिम अंतिम तक डीटीसी का मसला, जल बोर्ड का मसला, जल बोर्ड में आपने देखा, जल बोर्ड का मसला, अधिकारियों का मसला, नेताओं का मसला, तमाम सारे मसलों पे नरेश कुमार ने इनकी चूड़ी ऐंठ दी थी। पहली बार ये देखने को मिला कि कोई चीफ सेक्रेटरी ऐसा आता है, कोई आईएएस आता है जो केजरीवाल को सीधे सीधे चैलेंज करता है। नहीं तो आपको याद होगा कि दिल्ली में, देश की राजधानी में, इससे पहले जो चीफ सेक्रेटरी रहे थे उनके बिल्कुल चमचे तक मत कहिए, वो लोगों ने बहुत सारे शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि उस वक्त अनिल बैजल ही उसमें उनके साथ शामिल थे। तो सत्ता उनके सही हिसाब से चल रहा था, सब कुछ हो रहा। सत्ता की मलाई उन्होंने कूटी, लूटी। ये जानकर आपका ताज्जुब होगा कि लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए दिल्ली के पास सरप्लस है। एमसीडी में जब तक बीजेपी काबिज रही तब तक ये रुलाते रहे। अब ये हर दिन एमसीडी में कुछ ना कुछ कहते हैं कि मैं ये कर दिया, वो कर दिया, खाला कर दिया, कर दिया। एमसीडी लगभग ध्वस्त हो चुकी है। प्रशासनिक स्तर पे अधिकारी अब इन पे भरोसा नहीं करता। जो भी इनके साथ रहा उनका हश्र बहुत ही बुरा हुआ। देखो उसके पीछे की कहानी आप जानते हैं कि यहाँ जो है वो हर चीज एमएचए के थ्रू ही होती है। अब हम आते हैं मुख्य मुद्दे पे, आखिर अरविंद केजरीवाल सीएस से क्यों इतने परेशान हैं? अभी तक तो लगभग उनके सभी मंत्री कटघरे में हैं। आतिशी को छोड़ दीजिए, आतिशी क्योंकि नई आई है और सारे पावर उनको दे दिया गया, लेकिन उनकी फाइलों की भी जांच जो है वो चल रही है। सौरभ भारद्वाज ऑलरेडी जांच के दायरे में आ चुके हैं और उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। आपको याद होगा शीश महल वाली फाइल, और 11 मई 11 मई की ही घटना थी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया क्योंकि उनके ऑफिस में उन्होंने ताला लगवाए थे, तो वो भी रिकॉर्डिंग जो है वो है, इसलिए और वो मुकदमा शुरू हो गया, जांच भी शुरू हो गई, तमाम सारी चीजें आ गई। तो अब तक जो मुख्यमंत्री सत्ता के हनक में ऑफिसर को धमकाया करता था, एक ऐसा ऑफिसर ने ऐसा धमकाना शुरू किया जिसने कहा कि आप अपनी उसमें रहिए और संवैधानिक व्यवस्था जो दिल्ली में है उसको ही फॉलो कीजिए। तो
अरविंद केजरीवाल की परेशानी अब ये है कि अगर नरेश कुमार 30 नवंबर के बाद रह गए, अब आगे क्या होगा? क्योंकि जाते जाते मतलब अभी पिछले 2 से 3 महीने का कार्यकाल उनका देख लीजिए, कई सारे अधिकारी नप गए ना, वो 50 से ज्यादा अधिकारी नप गए, जिन्होंने दिल्ली को लूटा। मित्रों, दिल्ली को लूटा। और यही सरकार आतिश मारलेना लिखती हैं कि अधिकारी पैसे ले रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप बताइए आपका सबूत क्या है, कोई सबूत नहीं दिखाते। तो नेतागिरी करनी भूल गए इस नरेश कुमार की वजह से। जितने झूठ बोलते थे, हर झूठ के पीछे की कहानी निकल के धीरे धीरे आ जाती थी। वो पॉल्यूशन का मसला हो, वो बाढ़ का मसला हो, दिल्ली में ट्रैफिक का मसला हो, 26,000 सिविल डिफेंस वाले जो लोग थे जिनकी नौकरी चली गई। भैया, जैसे जांच शुरू होती है पता चलता है कि इसमें ये गड़बड़ियां हैं। जैसे जांच चलती है 300-400 इनके सबसे करीबी लोग जो लूटने में लगे हुए थे, लाखों रुपए सैलरी रहे थे, उनकी नौकरी चली गई, जो सुप्रीम कोर्ट तक गए। बीच में एक चीज और आपको बता दो कि नरेश कुमार वही बंदा है जो नोटिंग अपने हाथ से करते हैं, वो किसी और भरोसा नहीं करते। क्योंकि आप जान सकते हैं केजरीवाल जैसे श्रूड व्यक्ति, श्रूड पॉलिटिशियन, किसी बंदे की बात नहीं सुनता। वो किसी मंत्री की औकात नहीं कि सीधे उनके केबिन तक पहुंच जाए। अरे जिसने अपनी पूरी व्यवस्था को ही अपने साथ साथ भस्मासुर की तरफ भस्म कर दिया, वो नरेश कुमार को कैसे बचा पाएगा? तो नरेश कुमार पे उन्होंने आरोप लगाया उनके बेटी की नौकरी को लेकर, और उसमें उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य ये देखिए कि जिस एजेंसी ने खबर छापी थी उसको कोर्ट ने कहा कि उसको हटाइए, और उसके बाद डेफामेशन जो है शुरू हो। तो मैं इसलिए आपको कह रहा था कि पत्रकारिता आज जब से ये केजरीवाल जी आए हैं तब से पत्रकारिता बिकी हुई नजर आती है। रिपोर्टर क्रॉस चेक नहीं करता है, नौकरी उनकी फंसती है, और चमचागिरी करने में ज्यादा रिपोर्टर मजे लेते हैं। दुर्भाग्य तो यह है, मैंने खबर आपको 3 दिन पहले 4 दिन पहले दी थी कि रिपोर्ट सबसे पहले केजरीवाल को रिपोर्टर से ही डर लगता है। ऐसा क्यों होता है? सबसे ग्रुप से निकाल दिया जाता है, जिसने भी खबर निकाली वो ग्रुप से निकाल दिया। नरेश कुमार के आने के बाद बहुत सारी चीजें बदली है। पहली बार पता चला कि कोई चीफ सेक्रेटरी दिल्ली जैसे शहर में और दिल्ली जैसे प्रदेश में भी अपनी हनक के साथ काम कर सकता है, जिसके पास पावर के नाम पे एमसीडी भी अलग है, एनडीएमसी भी अलग है, तमाम सारी ऑटोनोमस बॉडीज है, और चीफ सेक्रेटरी सिर्फ एक साइन करने वाला बंदा होता है। वही नरेश कुमार अगर रुक जाए तो केजरीवाल का जीना हराम हो जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन में डायरेक्शन दिया है, ऑब्जर्वेशन में जो कहा है कि अब हमारे जो कानूनी जानकार हैं उसके बारे में बता दें। कानूनी जानकार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह बात कह तो दी है कि आप 3 लोगों की 3 सीनियर ऑफिसर की लिस्ट बनाइए और उसमें समझौता सहमति के साथ। लेकिन होम मिनिस्ट्री यूटी के बारे में क्योंकि हम कवरेज लगातार सालों से करते रहे हैं, हमें जानकारी है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट भी दखल नहीं दे सकता। सर्विस मैटर है, और सर्विस मैटर में सरकार डिसाइड करती है कि किसको, और उसमें मुख्यमंत्री की सहमति की जरूरत नहीं पड़ती है। हर प्रदेश में सहमति की जरूरत पड़ती है, और उसमें ही मुख्यमंत्री जहां चाहते हैं सिर्फ एक विजिलेंस क्लियरेंस के लिए फाइल एमएचए और डीओपीटी जाती है, और उसके बाद उनका एक्सटेंशन भी होता है और तमाम सारी चीज होती है जैसा मुझे जानकारी है। लेकिन यूटी जो स्टेट्स हैं उसमें सीधे सीधे एमएचए तय करते हैं, उसमें एलजी की भी राय नहीं ली जाती है। एलजी क्योंकि एमएचए से ही गाइडेड होते हैं, तो इसलिए
उनसे पूछ जरूर लिया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सहमति तब ली जाती है जब सत्ता बीजेपी की हो या सत्ता केंद्र में जो भी हो उसी की सत्ता उस प्रदेश में हो। तो नरेश कुमार इनकी आंख की किड़किड़ी बने हुए हैं। अब सबकी निगाह टिकी हुई है मंगलवार कि मंगलवार को आखिर क्या होगा। केंद्र सरकार, क्योंकि सब इससे पहले पुनीत गोयल का नाम चल रहा था कि पुनीत गोयल, मैं भी बताऊंगा। नमस्कार।